ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधो कस्य स्विद्धनम्। जगत के कण कण में व्यापक परमपिता परमात्मा को नमन करता हुआ, परम श्रद्धेय सभी गुरुजनों का आदर पूर्वक स्मरण करता हुआ, प्रिय छात्र मित्रों, हमारे इस उपक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले उपक्रम में हमने प्रयास किया था चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि कक्षाओं के द्वितीय वर्ष में जो फाउंडेशन कोर्स संस्कृत का पाठ्यक्रम निर्धारित है, उस पाठ्यक्रम के वीडियो एवं पीडीएफ इत्यादि फॉर्मेट में पाठ्य सामग्री सभी छात्रों तक प्रेषित करने का प्रयास किया था। उसी क्रम में बीए स्तर की जो कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में निर्धारित संधि व्याकरण के इस उप विषय को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है। और संस्कृतेन अपि भवतां सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां स्वागतं करोमि। प्रियाणि मित्राणि, अस्मिन् सत्रे वयं संधि इति उपविषयं नीत्वा किञ्चित् पठिष्यामः, एवं च पठित्वा तस्य संदेः अवगमनम् अवबोधनं च करिष्यामः। तेन च संस्कृत अध्ययने अस्माकं कृते सौकर्यं भविष्यति। आइए प्रिय मित्रों, उन प्यारे छात्रों के हित को दृष्टिगत रखते हुए जिनका अध्ययन कोरोना की विषम परिस्थितियों के कारण प्रभावित हुआ है, हम इस रूप में आपके सामने उपस्थित हैं। आप सभी हमारे इस प्रयास को हमारे YouTube चैनल CCSU संस्कृत या फेसबुक पटल संस्कृत सेवकाः पर भी देख सकते हैं। वहां पर भी जाकर के आप किसी भी समय इस वीडियो के माध्यम से अपने संधि के विषय को स्पष्ट कर सकते हैं। अब प्रिय मित्रों, अपने विषय पर आते हैं। हमारा विषय है आज का संधि। सामान्य रूप से समाज में हम जब कहते हैं कि संधि हो गई, दो देशों के मध्य, दो राज्यों के मध्य या दो भिन्न भिन्न प्राणियों के मध्य किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी पॉइंट को लेकर के आपसी जो रजामंदी होती है, एक दूसरे का सहयोग करने की जो भावना से एक नियमों के अंदर दृढ़ीकरण होता है, उसी को समाज के अंतर्गत संधि कहा जाता है। अब भाषा की दृष्टि से देखें हम तो जिस के कारण अनेकों नियमों का परिवर्तन होता है और उन नियमों के कारण एक दूसरे के हितों को साधने का समाज, देश या व्यक्ति प्रयास करते हैं, वैसे ही भाषा में जब हम आते हैं तो वर्णों के मध्य जो भी उन दोनों वर्णों के मिलने से या उन दोनों वर्णों में से एक वर्ण में जो भी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम संधि के नाम से जानते हैं। संधि के अंतर्गत प्रिय मित्रों, वह परिवर्तन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही स्थानों पर वहां पर स्वर हो, अर्थात पहले शब्द का अंतिम अक्षर भी स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर भी स्वर हो। ऐसी स्थिति में जो संधि होगी उसको हम स्वर संधि के नाम से जानेंगे। और प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो सकता है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर स्वर या व्यंजन में से कोई हो, तो उस स्थिति में होने वाली संधि को हम व्यंजन संधि के नाम से जानेंगे। और प्रथम अक्षर शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और द्वितीय शब्द का जो प्रारंभ हो वह स्वर या व्यंजन से हो, उस स्थिति में जो भी परिवर्तन हो
उस विसर्ग के कारण या विसर्ग के स्वरूप में उस होने वाले परिवर्तन को हम विसर्ग संधि के नाम से जानेंगे। इस प्रकार से प्रिय छात्र मित्रों, हम यहाँ पर व्यावहारिक रूप से जान जाते हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर के मिलन से उनके कारण, उनके मिलने के कारण होने वाले परिवर्तन को हम संधि के नाम से जानते हैं। और वह संधि 3 भेदों के अंतर विभाजित की जाती है। स्वर और स्वर मिलकर के अगर कोई परिवर्तन होता है, वह होने वाला परिवर्तन अगर 2 स्वरों के मेल से होता है तो उसको हम अतिसंधि के नाम से जानते हैं। यदि वह परिवर्तन व्यंजन के अंतर्गत होता है या व्यंजन और स्वर की स्थिति वहां पर पाई जाती है तो उस होने वाले परिवर्तन को हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। यदि वहां पर हम विसर्ग पाते हैं प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन पाते हैं और उस स्थिति में जो भी परिवर्तन होगा उस होने वाले परिवर्तन को हम विसर्ग संधि के नाम से जानेंगे। तो प्रिय छात्र मित्रों, यहाँ तक हमने जाना 3 प्रकार की संधियां होती हैं। अब संधि को जब हम और देखें तो पाणिनि अष्टाध्यायी, यहाँ पर त्रिमुनि का स्मरण कर लेना अत्यंत पावन और आवश्यक समझ लेता हूँ मैं। मुनित्रय के अंतर्गत जब हम संस्कृत व्याकरण में देखते हैं तो महर्षि पाणिनि, आचार्य कात्यायन और महर्षि पतंजलि का नाम बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उन्हीं महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी में संधि को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि परः सन्निकर्ष संगतः, वर्णों के अंतर्गत अत्यंत सामीप्य जो होगा उस सामीप्य को ही संहिता के नाम से हम जानेंगे। प्रिय छात्रों, हम संधि के भिन्न भिन्न वेदों का अध्ययन करें उससे पहले एक चीज और आवश्यक हो जाती है कि हमें संधि कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। कहीं हमारे पास विकल्प है या हमेशा संधि नित्य ही होती है। इस विषय में एक श्लोक हमको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्राप्त होता है जो कुछ इस प्रकार से है। संगीतैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तुषा विवक्षाम अपेक्षते, अर्थात एक पद के अंतर्गत ऐसी स्थिति आए जहाँ स्वर स्वर या स्वर व्यंजन या विसर्ग और स्वर व्यंजन इत्यादि कोई भी वर्ण हो और उसमें उनके संयोग से परिवर्तन होने की स्थिति बनती है किसी भी नियम के अनुसार, तो वह हमको एक ही पद के अंतर्गत है वह स्थिति, तो हमको संधि हमेशा करनी ही चाहिए। उस स्थिति में हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। यदि धातु और उपसर्ग से संबंधित कोई कार्य है तो उस स्थिति में भी हमको संधि अवश्य करनी ही चाहिए। और समास से संबंधित कार्य में अगर संधि की स्थिति आती है, चाहे वह संधि की स्थिति स्वर संधि की हो, चाहे विसर्ग संधि की हो, चाहे व्यंजन संधि की हो, उस स्थिति में भी हमको संधि करनी चाहिए। और चौथा ये कह रहे हैं कि वाक्य की अगर स्थिति आती है तो वहां पर आप विवक्षा, आपकी जैसा भी बोलने की इच्छा, अगर संधि करके आप बोलना चाहते हैं तो संधि कर सकते हैं, संधि ना करके पृथक पृथक पद बोलना चाहते हैं तो आप पृथक पृथक पदों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, एक पद में, धातु और उपसर्ग में और समास में संधि नित्य अर्थात अनिवार्य हो जाती है और वाक्य में वह हमारी विवक्षा पर आधारित रहती है। बोलने वाला किस प्रकार से बोलना चाहता है उस पर डिपेंड करती है संधि। इसमें जब हम देखते हैं तो प्रथम संधि जब हमने देखी, स्वर और स्वर के मेल से होने वाली संधि को हम अच संधि के नाम से जानते हैं। वह स्वर और स्वर का जो मेल के बीच में होने वाला परिवर्तन इन 8 प्रकार से हो सकता है। कई बार सवर्ण दीर्घ की स्थिति हो सकती है, कई बार यण आदेश हो सकता है, इनको विस्तार से हम पढ़ेंगे आगे एक एक करके। कई बार अयादि संधि हो सकती है, कई बार गुण आदेश होकर के गुण संधि हो सकती है, वृद्धि होकर के वृद्धि संधि हो सकती है, पूर्व रूप होकर के 2 स्वरों को पूर्व रूप संधि हो सकती है, 2 स्वरों को पर रूप होकर के पर रूप संधि हो सकती है, और प्रगृह्य संधि
प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम प्रकृति भाव होकर के प्रक्रिया संधि। इस प्रकार से अच संधि के भी हम 8 भेदों को देखते हैं। ये ही प्रमुखता से भेद किए जाते हैं। इनमें से आइए आज हम कुछ का अध्ययन कर लेते हैं। पहला जो भेद है सवर्ण दीर्घ संधि। प्रिय छात्रों, यहाँ पर अगर देखें हम संधि को ही के नाम को ही देखें तो सवर्ण और दीर्घ। वर्ण हम कहते हैं अक्षर को, सवर्ण से हमारा तात्पर्य हो जाएगा समान वर्ण, और वह भी हमको क्या करना है, दीर्घ करना है। जब हम समान वर्णों को मिला करके दीर्घ आदेश करते हैं तो उस होने वाले आदेश को सवर्ण दीर्घ संधि के नाम से कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने इसी को अकः सवर्णे दीर्घः इस सूत्र के माध्यम से कहा है। अर्थात अकः कहते हैं हम अक प्रत्याहार, और अक के बाद अगर सवर्ण होगा, सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया गया है सवर्णे परे, तो उस स्थिति में पूर्व और पर दोनों स्वरों को हम दीर्घ रूप एक आदेश कर देते हैं। अक से तात्पर्य महर्षि पाणिनि ने जो 14 माहेश्वर सूत्र दिए हैं उनमें हम जब प्रत्याहार की संरचना देखते हैं तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, इ, उ, री और री ये 5 वर्ण आते हैं। इन वर्णों के बाद में इनमें अर्थात इन वर्णों में से कोई वर्ण पहले शब्द के अंतिम अक्षर के रूप में उपस्थित हो और फिर दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर के रूप में इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आए, वह ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उन दोनों स्वरूपों को यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। उस स्थिति में दोनों को पूर्व और पर दोनों स्वरों को मिला करके हम दीर्घ सवर्ण दीर्घ रूप एक आदेश कर देते हैं और उसी को सवर्ण दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। क्योंकि प्रिय छात्रों, ये अच संधि का भेद है तो सवर्ण दीर्घ अच संधि इस नाम से हम इसको जान सकते हैं, कह सकते हैं और सबको बतला सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि अक के बाद में सवर्ण स्वर की कितने प्रकार से उपस्थिति हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि अ प्लस अ अर्थात दोनों स्थानों पर ह्रस्व अ है, तब भी उसका जो दोनों स्वरों के मिलने से परिवर्तन हो रहा है वह आ के रूप में हो रहा है। आगे ह्रस्व अ और आ इन दोनों के मिलने से भी जो परिवर्तन हो रहा है वह आ दीर्घ के रूप में ही हो रहा है। यहाँ आगे हम देखते हैं कि दीर्घ आ और ह्रस्व अ मिलकर के भी दीर्घ आ का ही स्वरूप ले रहे हैं। आगे दोनों दीर्घ आ होंगे तब भी उसका स्वरूप आ ही होगा। अर्थात अ के बाद में अ हो या आ के बाद में अ हो या आ के बाद में आ हो या अ के बाद में आ हो, चारों स्थितियों में जो परिणाम निकल करके आएगा, जो परिवर्तन होगा, वह सवर्ण दीर्घ अर्थात आ ही होगा। इसी प्रकार से हम अन्य चारों सभी स्वरों के अंदर देख सकते हैं। ई की भी ये चारों स्थितियां हम निर्मित कर सकते हैं, ऊ की भी चारों स्थितियां हम निर्मित कर सकते हैं, री की भी चारों स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। लेकिन री का आप देखते हैं दीर्घ नहीं होता है, तो उसकी केवल दो ही एक ही स्थिति बनेगी, दीर्घ है ही नहीं। और उन सभी स्थितियों में जो अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र महर्षि पाणिनि ने दिया है, उस सूत्र के अनुसार दोनों पूर्व और पर स्वर मिलकर के केवल सवर्ण दीर्घ का ही स्वरूप धारण करेंगे। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण से देख लेते हैं। हमने उदाहरण स्वीकृत किया है धर्म प्लस अर्थ। यहाँ जब हम देखें तो प्रथम शब्द है धर्म और द्वितीय शब्द है अर्थ, और धर्म का अंतिम अक्षर है अ और अर्थ का पहला अक्षर है अ, अर्थात पहले वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है। और पहले स्थिति बन रही है तो अकः सवर्णे दीर्घ जो सूत्र हमारा है, उस अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र के द्वारा यहाँ हम पूर्व और पर दोनों स्वरों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ रूप एक आदेश कर देंगे और हमारा शब्द बन जाएगा धर्मार्थ। दूसरा हमने उदाहरण लिया है कपि प्लस इंद्र। कपि में ह्रस्व इकार है अंत में और इंद्र के प्रारंभ में ह्रस्व इकार है, और दोनों इकारों को मिला करके
दीर्घ इकार रूप एकादेश अर्थात सवर्ण दीर्घ रूप एकादेश अकसवर्ण दीर्घ सूत्र से इससे हो जाएगा। गुरु प्लस उपदेशः, दोनों ह्रस्व उकारों को मिला करके दीर्घ उकार होकर के और सवर्ण दीर्घ रूप एकादेश होकर के गुरुपदेशः यह रूप सिद्ध हो जाएगा। पितृणम, पितृ प्लस ऋणम, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे प्रिय छात्रों ध्यान देना, सवर्ण दीर्घ रूप एकादेश यहाँ पर हमको करना है और इधर भी ऋकार है और इधर भी ऋकार है, तो इन दोनों ऋकारों के परिवर्तन से जो ऋकार आएगा वह दीर्घ ऋकार आएगा। और यह जो चिन्ह आप देख पा रहे हैं पितृणम के नीचे ऋकार, इसमें एक इसी प्रकार से एक और हम घुमा देंगे इसे मात्रा को, तो वह दीर्घ ऋकार की मात्रा हो जाती है। तो दोनों ऋ मिलकर के दीर्घ ऋकार का स्वरूप ले लेंगे और पितृणम यह रूप सिद्ध हो जाएगा। यहाँ एक स्पष्ट बात मैं कर देना चाहता हूँ अपने उन सभी विद्वान साथियों की दृष्टि से कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो छात्र बीए इत्यादि कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनसे जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वह शब्दों के मेल से बनने वाली संधि और उन संधियों में विच्छेद अर्थात संधि और संधि विच्छेद, इन दो प्रकार के प्रश्नों का ही वहां पर पूछा जाता है छात्रों से। अतः इस प्रकार का संक्षिप्तीकरण मैं कर रहा हूं यहाँ पर, विद्वान साथी ध्यान देंगे। आगे और भी अन्य एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सवर्ण दीर्घ संधि से। यहाँ तक हम ये जान गए हैं कि अक के अंतर्गत अ, ई, उ, री और री ये 5 वर्ण आते हैं और इन वर्णों में से ह्रस्व या दीर्घ पहले शब्द के अंतिम अक्षर के रूप में आए और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर के रूप में, इन्हीं में से कोई भी ह्रस्व या दीर्घ पहले या बाद में किसी भी स्थिति में आए तो उन दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ रूप एकादेश कर देते हैं और उसको हम सवर्ण दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। आइए प्रिय छात्रों, और कुछ उदाहरण के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि हमारा अभ्यास हो जाए और अभ्यास होकर के हम परीक्षा में अधिक से अधिक उदाहरणों का प्रयोग करते हुए अच्छा कर पाए, हमारा मनोबल बढ़े, आत्मविश्वास में वृद्धि हो। इस दृष्टि को देख रखते हुए आगे हमने शब्द स्वीकार किया हिमालय, हिम प्लस आलय यह स्थिति है और हिम का अंतिम अक्षर अ, आलय का प्रथम अक्षर आ और दोनों मिलकर के सवर्ण दीर्घों के हिमालय इस रूप की सिद्धि होती है। आगे दैत्यारी में दैत्य प्लस अरि, यहाँ भी आपका सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाएगा, दोनों अ मिलकर के ह्रस्व अ दोनों मिलकर के दीर्घ आदेश होने पर आप दैत्यारी यह रूप की सिद्धि हो जाएगी। इस रूप की यदा अभवत, इस स्थिति में यदा शब्द में स्थित आका आ और अभवत शब्द में स्थित अ, इन दोनों को मिलकर के दीर्घ सवर्ण दीर्घ रूप एकादेश होने पर यदा भवत रूप सिद्ध हो जाएगा। विद्या प्लस आलय, दोनों स्थानों पर दीर्घ आ के होने पर भी सवर्ण दीर्घ रूप एकादेश होकर के ही विद्यालय इस रूप की सिद्धि हो जाएगी। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ प्लस अवस्था, दोनों स्थानों पर ह्रस्व आकार की उपस्थिति है और दोनों ह्रस्व आकार मिलने पर सवर्ण दीर्घ सूत्र के द्वारा प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था ये दोनों शब्द निर्मित हो जाते हैं। तथापि, तथा प्लस अपि, दीर्घ आकार और ह्रस्व अ ये दोनों मिलकर के तथापि इस शब्द की सिद्धि होती है। तब प्लस आकार, पूर्व शब्द है तब, उसके का अंतिम अक्षर है अ और दूसरा शब्द है आकारः, उसका प्रथम अक्षर है आ और दोनों मिलकर के दीर्घ सवर्ण दीर्घ आदेश होकर के तवाकारः यह रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से आगे हम विद्यातुरः, पुस्तकालयः, विद्यार्थी, विद्याभ्यास, परमार्थ, तस्य प्लस आत्मजः, ह्रस्व अ और आ मिलकर के आ सवर्ण दीर्घ रूप एकादेश होकर के और तस्यात्मजः यह रूप सिद्ध होता है। आगे जिस प्रकार से हमने अ के विभिन्न प्रकार की संयोगों को देखा, उसी प्रकार से इकार के दोनों ह्रस्व और दीर्घ और उनकी आगे पीछे की स्थितियों को भी हम अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है इतीव, इति प्लस ईव और इसमें हम दोनों ह्रस्व ई के दर्शन कर पा रहे हैं और उन दोनों ह्रस्व इकार
पूर्व और पर की स्थिति होने पर, सवर्ण के बाद में सवर्ण अक्षर होने पर, अक के बाद में सवर्ण अक्षर होने पर, अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश होकर के इति भी यह रूप सिद्ध होता है। अपि ईक्षते, अपि और ईक्षते, इसमें भी दोनों इकार मिलकर के अपीक्षते, सुधि इंद्र, गिरि ईश, श्री ईश, रवि इंद्रः, मुनि इंद्रः, गिरि ईशः, मुनि ईशः, मही इंद्रः, नारी इंदुः, नदी ईशः, मही ईशः, वधु उत्सवः। वधु दीर्घ उकारांत शब्द है और उत्सव शब्द ह्रस्व उकारांत है। दोनों दीर्घ उकार और ह्रस्व उकार दोनों के पूर्व पर में आने पर अका सवर्ण दीर्घ इस सूत्र के द्वारा दीर्घ रूप एकादेश होने पर वधुत्सवः यह रूप सिद्ध होता है। विष्णुदयः, विष्णु प्लस उदयः दोनों ह्रस्व उकार की का संयोग है। विष्णु का अंतिम उ ह्रस्व और उदय का भी प्रथम उ ह्रस्व है, तो दोनों की का संसर्ग होने पर अका सवर्ण दीर्घ सूत्र के द्वारा सवर्ण दीर्घ एकादेश होकर के विष्णु दया यह रूप सिद्ध होता है। साधु ऊंचू, चमु ऊर्जः, चमु सेना का वाचक शब्द है और वधु उपरि, भानुदयः, विधुदयः, लघुर्मि, लघु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, वधु प्लस उल्लेख, भू प्लस ऊर्ध्व, वधु प्लस ऊर्ध्वा इत्यादि शब्दों की भी यहाँ पर निष्पत्ति होती है, सिद्धि होती है। प्रिय छात्रों, जिस प्रकार से हमने पितृडम में अत्यंत सावधानी रखी थी ऋकार के विषय में, ये ह्रस्व ऋकार दीर्घ ऋकार के रूप में परिवर्तित होता है। दोनों री मिलकर के क्री प्लस ऋकारः, प्रथम क्री में स्थित री और ऋकार का प्रारंभ में स्थित री, इन दोनों मिलकर के दीर्घ ऋकार आदेश होता है अका सवर्ण दीर्घ से। और कृकारः, ये जो मात्रा हमारी क के नीचे है, इसको 2 बार घुमाने पर जो स्वरूप उपस्थित होगा उस प्रकार का के शब्द की निष्पत्ति होती है, उस शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार से होत्रिकार में भी यह हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दीर्घ ऋकार है और जो री की मात्रा लगी हुई है, इस प्रकार की मात्रा हम 2 बार लगाएंगे। और इस प्रकार से प्रिय छात्रों, भिन्न भिन्न उदाहरणों को देख करके हम कह सकते हैं कि अक के बाद में स्थित समान वर्ण पूर्व और पर दोनों स्वर मिलकर के सवर्ण दीर्घ रूप एकादेश अर्थात सवर्ण दीर्घ रूप एक स्वरूप को, एक आत्म भाव को धारण कर लेते हैं और उसके कारण जो जो परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों को सवर्ण दीर्घ संधि के नाम से हम जानते हैं। धन्यवाद मित्रों, सवर्ण दीर्घ संधि का हमने अध्ययन किया और आपसे उम्मीद है कि आप इस विषय को पढ़ करके अन्य छात्रों तक भी इसको पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल CCSU संस्कृत और फेसबुक पटल संस्कृत सेवका का जरूर अवलोकन करेंगे और वहां जा करके आप लाभान्वित होंगे और अन्य छात्रों को लाभान्वित करने हेतु इसको शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।